नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। क्यों लड़ रहे हैं टाइगर? जी हां, ये एक बड़ा सवाल बन करके उभर रहा है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार टाइगर्स के बीच, बाघों के बीच राज्य को लेकर, टेरिटरी को लेकर, ताकत किस में ज्यादा है, इसको लेकर लगातार झड़प की खबरें आ रही हैं और उसमें कई बाघों की मृत्यु भी हो रही है। हाल ही में अभी जो खबर आई, उसमें जो सामने तस्वीरें आई, उसमें भी एक बाघ को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ताज़ा मामला बूंदी के रामगढ़ टाइगर रिजर्व का था, जहां पर आपसी संघर्ष में एक टाइगर की मौत हो गई, एक बाघ घायल हो गया। टाइगर आरवीटी के शरीर पर भी, यानी वो बाघ जो घायल हुआ, उस पर भी चोट के काफी निशान थे, घायल होने के सबूत उसके शरीर से मिल रहे थे। इससे एक खतरा ये बढ़ गया था कि ये घाव अगर आगे बढ़ते हैं तो इस टाइगर की जान भी जा सकती है। चुनौती यह है कि रेडियो कॉलर ना होने से घायल बाघ को ट्रैक करने में दिक्कत आ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि कैमरे में घायल बाघ को हाल ही में अब शिकार करते देखा गया है। उससे ये माना जा रहा है कि वो कम से कम इतना स्वस्थ तो है ही कि वो शिकार कर सके। सवाल यह है कि आखिर बाघों में आपसी संघर्ष के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर बाघों की आपसी लड़ाई को रोका कैसे जाए? आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास बात आपको सुनवाते हैं और फिर इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स आपको जरा पढ़वाएंगे। तो 31 जनवरी को जो आरवीटी 4 जो आपसी संघर्ष में मारा गया था, उस पे उसका संघर्ष आरवीटी 01 के साथ हुआ था। तो जो जिस तरह से प्रथम दृष्टया और डॉक्टरों के सामने जो पोस्टमार्टम हुआ था, जो भौतिक रूप से दिखाई पड़ रहा था, तो वो अत्यधिक गंभीर रूप से घायल था, जिसके कारण, और घायल करने वाला आरवीटी 01 था, क्योंकि उसके साक्ष्य वहाँ थे। तो संभावना ये थी कि उसको भी किसी तरह की चोट पहुंची होगी। उस संभावनाओं को तलाशने के लिए कि चोट है तो कितनी है भी है कि नहीं है, हमने उनके संभावित रूट्स पे कैमरों की संख्या बढ़ा दी और जो हमारी मॉनिटरिंग टीम है उनको डायरेक्ट साइटिंग के निर्देश उसी समय से दे दिए गए थे। इससे पहले कि चर्चा शुरू करें अपने कुछ खास मेहमानों के साथ, सबसे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स पढ़वाते हैं और उससे आपको समझाते हैं कि क्या कुछ इस वक्त स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, एक बाघ की अनुमानित टेरिटरी जो है वो 60 से 70 वर्ग किलोमीटर की मानी गई है। एक बाघिन की टेरिटरी 40 से 50 वर्ग किलोमीटर की मानी गई है। एक बाघ बाघिन को करीब 50 वर्ग किलोमीटर एरिया की जरूरत होती है। एक बाघ की अनुमानित जो टेरिटरी हम आपको बता रहे हैं 60-70 वर्ग किलोमीटर, बाघिन की 40 से 50 वर्ग किलोमीटर, यानी आप एवरेज मान सकते हैं कि लगभग 50 वर्ग किलोमीटर का एरिया एक टाइगर फैमिली को चाहिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। तो आप देखिए, बफर जोन से क्यों निकल रहे हैं बाघ, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। जंगलों का दायरा दरअसल जो कम हो रहा है, वो एक बड़ा कारण इसका बनता जा रहा है। बफर जोन में घास कम हो रही है, घास कम होने से शाकाहारी जानवर भी कम हो रहे हैं, यानी कि जो बाघों का जो शिकार है, जो उनका जो भोजन है, वो मिलने में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जो बाउंड्रीज हैं उससे भी ज़्यादा आगे आकर के अपनी नई तलाश शुरू कर रहे हैं, शिकार की खोज में यानी बाहर निकल रहे हैं। बफर जोन में इंसानों की एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई है, जिससे जो अंदर का जो इकोसिस्टम है उसको भी माना जा रहा है कि डिस्टर्बेंस पहुंचा है, जिसकी वजह से टाइगर जैसे जो बड़े जानवर हैं वो अब अपने दायरों से बाहर निकल करके अपने शिकार की खोज में और भी अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए कहाँ कितने टाइगर हैं। टाइगर रिजर्व रणथंभौर में कुल टाइगर्स की संख्या 77 है, 43 है सरिस्का में। रणथंभौर में 77, सरिस्का में 43, मुकुंदरा में 6 संख्या बाघों की है। रामगढ़ में भी 5 बाघ हैं, रामगढ़ टाइगर रिजर्व में 5 हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में 10 संख्या बाघों की है, यानी लगभग करीब 150 के आसपास ये संख्या बैठती है। अब इनके लिए क्या राजस्थान का जो क्षेत्र जहां ये पहले से ही बसे हुए हैं, ये तमाम टाइगर्स, क्या उतना पर्याप्त है, या फिर अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं और जो बाकी डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्या उसकी वजह से अब समय आ गया है कि अब चीज़ों को बदलना पड़ेगा, कुछ और बेहतर सोचना पड़ेगा? इस पर चर्चा करेंगे। के बिसेन साहब हमारे साथ जुड़े हैं इस पैनल पे चर्चा करने के लिए। आप सदस्य रहे सीपीईएमसी के
और आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से आप जुड़े रहे हैं सर, बहुत स्वागत आपका। अजय दुबे साहब वन्य जीव एक्सपर्ट के नाते से जुड़ रहे हैं, स्वागत सर आपका भी। डॉक्टर धर्मेंद्र खांडेल रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं आप सरिस्का टाइगर रिजर्व के, और साथ साथ रघुवीर सिंह शेखावत भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका तारुफ कराएंगे आपसे बाद में। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर धर्मेंद्र खांडेल जी के पास चलते हैं। सर, अब बाघों का जो अब वर्चस्व की लड़ाई जिसका कारण इसका बताया जा रहा है वो अब बढ़ती जा रही है। बाघों के आपसी लड़ाई के वीडियोस बीते दिनों जो सामने आए उसकी वजह से ये सवाल पनप रहा है। आपका अनुभव और आपकी मौजूदा अपडेट इस पूरे इकोसिस्टम को लेकर क्या कुछ कह रही है? देखिए, मेरे हिसाब से जो सरिस्का और रणथंभौर की स्थिति देखें तो वहाँ तो टाइगर के नंबर अधिक है और स्थान कम है, परंतु रामगढ़ में तो स्थान की कोई कमी नहीं है, क्योंकि रामगढ़ में तो अभी केवल 5-6 टाइगर ही है, तो इसलिए स्थान का तो वहाँ पर मसला नहीं है। परंतु कभी कभी जब नर बाघ आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में संघर्ष होना एक प्राकृतिक चीज है, और ये संघर्ष से बहुत ज्यादा हमें विचलित होने की आवश्यकता भी नहीं है, जब तक कि संघर्ष की एक सीमा रहती है। कई बार ये संघर्ष बढ़ जाता है, जैसे कि रणथंभौर में इस समय नर मादा का रेशियो, जो सेक्स रेशियो है, जो उनका जेंडर का अनुपात है, उसमें बहुत बड़ा मसला चिंता का है, क्योंकि यहाँ पर लगभग हमारे यहाँ नर की संख्या ज्यादा हो गई है और मादा की संख्या नरों की तुलना में बहुत धीरे धीरे कम हो रही है, जिसमें कम से कम 5-6 मादाएं तो वृद्ध भी है। तो इनके नर के बीच में संघर्ष होना की संभावना बढ़ जाती है। इस समय भी मेरी बात हुई थी वन अधिकारियों से, उन्होंने बताया कि कई सारे बाघ जो है वो घायल है। रणथंभौर की जो सबसे इंपॉर्टेंट फीमेल है इस समय जो राजबाग के आसपास, उसका नाम है रिद्धि, वो घायल है। इसके अलावा भी बाघ घायल है। तो आपकी बात ये तय है कि संघर्ष तो बढ़ा है, परंतु संघर्ष बढ़ने के अलग अलग कारण है। आरवीटीआर में स्थान की कमी नहीं है। आरवीटीआर में संघर्ष जो है वो ये हो सकता है कि वहां मादा की संख्या कम है, वहां पर प्रे की संख्या कम है, ये कारण। अजय दुबे साहब, आपका भी मत यही है इस पर? हाँ, मैं सहमत हूँ। मेरा मानना है कि राजस्थान के जो टाइगर्स हैं वो एक आइलैंड के तौर पे रह रहे हैं, और जो एक बड़ी रिमार्केबल जो दिक्कत आ रही है कि जैनपुर वहाँ का बड़ा डिस्टर्ब है। कोई कॉरिडोर अन्य राज्य से उनका जुड़ा नहीं है। तो लीडरशिप जो वाइल्ड लाइफ की है उसको एक एनटीसीए के साथ, और इस समय तो एनटीसीए के मेंबर सेक्रेटरी राजस्थान से हैं। इस समय जो एनटीसीए के चेयरमैन मिस्टर भूपेंद्र यादव साहब मंत्री भी हैं। तो यदि राजस्थान में जगह की कमी तो नहीं दिखती है, मैं धर्मेंद्र जी की बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्लान जो होता है फ्यूचर का, उसमें कुछ ऐसा लगता है कि संवेदनशील नहीं है, और अधिकतर जो इनका फोकस आता है वो टूरिज्म फैसिलिटी डेवलप करने में है। थोड़ा सा इन लोगों को टाइगर्स की पर जानना चाहूंगा। मैंने डॉक्टर धर्मेंद्र साहब को और अजय दुबे साहब को सुना, और स्पष्ट हो गया कि राजस्थान का जो प्रबंधन है वो परफेक्ट चल रहा है। फिर भी बदलते परिवेश में हमको फोकस करना है कि आखिर टेरिटोरियल फाइट क्यों हो रही है। जो टाइगर है, टाइगर को 4 ही चीज की जरूरत है ना, भोजन, पानी, तीसरा शेल्टर, और चौथा निस माने घूमने के लिए जगह। जो राजस्थान का मैनेजमेंट है उसमें शेल्टर बढ़िया मैनेजमेंट चल रहा है, वाटर की कोई स्केर्सिटी नहीं होगी, इतने बाघों को है सर्वाइव कर रहे हैं। तीसरा है फूड। टेरिटोरियल फाइट क्यों होती है? फूड की स्केर्सिटी को हम नकार नहीं सकते। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, चाहे राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं। तो फूड में उनको चाहिए हर्बीवोर्स की संख्या बढ़ना चाहिए। टेरिटोरियल फाइट को रोकने के लिए दूसरा कारण है, एक तो पहला है कि हर्बीवोर्स की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए। दूसरी चीज है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। लोगों में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। लोगों का मतलब, मैं गांव वालों से बात नहीं कर रहा हूँ, प्रबंधन के सिस्टम से जुड़े हुए गांव वाले प्लस अधिकारी और जितने सिस्टम जनप्रतिनिधि सब मीडिया से
सबकी बात कर रहा हूँ, मानव तंत्र की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमको जो बदलते परिवेश में 4 प्रकार की टीम कार्यरत करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने हिसाब से नहीं चल सकते हम ज्यादा दिन, क्योंकि बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो पहला तो है सर्विस प्रोवाइडर, जो कि वन विभाग को लीडिंग रोल करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जानकार होता है। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर के साथ में एंटरप्रेन्योर रखना होगा। एंटरप्रेन्योर होगा वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट, वेटरनरी डॉक्टर और फॉरेस्ट के साइंटिस्ट प्लस सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट पे रखने में हम चूक कर जा रहे हैं, जिससे वहां की जनता की व्यवहार को, ह्यूमन बिहेवियर को हम अपने प्रबंधन में इनपुट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हुआ। और नहीं तो बिसेन साहब, आपने शुरुआत में कहा कि प्रबंधन ठीक चल रहा है, लेकिन मैं आपकी बात से अब ये समझ पा रहा हूँ कि प्रबंधन कहाँ ठीक चल रहा है। फिर प्रबंधन ही तो ठीक नहीं हुआ है, तभी तो ये सब चीजें अब शायद हो रही हैं। क्या ऐसा है धर्मेंद्र खांडल साहब? नहीं, इसी को मैं क्लियर कर रहा हूँ साहब। मैं इस पे 4 और जो कंप्लीमेंट्री टीम्स बनाने की बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी। प्रबंधन पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। प्रबंधन अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, उसने वो राजस्थान नहीं तो बिशन साहब, लेकिन ये सवाल तो है कि प्रबंधन बेहतर चल रहा है कि नहीं, ये एक बुनियादी सवाल है, क्योंकि वन विभाग का, जिसका आपने जिक्र किया, उसकी जिम्मेदारी है इस तरह के प्रोजेक्ट्स डेवलप करना और इस तरह की अपनी तैयारी रखना, अपनी रिसर्च इस तरह की रखना कि बहुत सारी जो भविष्य की चीजें हैं उसको आप कंट्रोल में रख सकें। लेकिन खांडल साहब, ऐसा लगता है कि वन विभाग के पास या तो रिसोर्सेज की कमी है, या फिर उनकी खुद की इच्छा शक्ति की कमी है, या वन विभाग को एक कहें कि एक नॉन सीरियस विभाग मान करके क्या हमारी सरकारें चलती हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वन विभाग तो शायद सबसे इंपॉर्टेंट विभाग होना चाहिए। जब हम विश्व पटल पर नेचर की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे जाते हैं, बाहर के प्रधानमंत्री आते हैं इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, और बात एनवायरनमेंट की होती है, तो फिर वन विभाग को कैसे इतना ढीला छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए लगभग 57 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें आधे से अधिक में बाघ की हालत बहुत ही खराब है। वहाँ पे बाघ बहुत कम मिल रहे हैं, है ना। राजस्थान में भी जहाँ पे टाइगर रिजर्व तो डेवलप कर दिए गए, परंतु वहाँ पे गांव का विस्थापन नहीं हुआ ठीक से। आज तक वहाँ पर जो उनके आज तक नहीं हो पाया है वो। हाँ, प्रे एनिमल है वो भी। मैं आपको उदाहरण दूंगा, जैसे कैला देवी में लगभग 40 या 50 गांव हैं, वहां पे 1 या 2 का विस्थापन हुआ है ठीक से। सरिस्का में अभी तक विस्थापन ठीक से नहीं हो पाया है। सरिस्का में संख्या बढ़ा देना अलग बात है बाघों की, परंतु बाघ फिर भी स्ट्रेस में है। सारे बाघों के वाटर पॉइंट पे आप देखिए, वाटर होल पे देखिए, वहां पे आपको भैंस और गाय और इनके आपको ग्रुप मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप रामगढ़ की बात करते हो तो वहां पर प्रे एनिमल की बहुत बड़ी संख्या की कमी है। आपके धौलपुर में इसी तरह के प्रबंधन की कमी है, वहां पर व्हीकल नहीं है। सरकार को नहीं तो मुझे जी पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं तो खांडल साहब, मुझे लग रहा है यहाँ पर बिसेन सर की हमें वो वाली बात से मैं बिल्कुल आप दोनों की मैच कर रही है कि जो एक कॉमन बात निकल के आई है कि ये जो एरियाज हैं टाइगर के, और मुझे लगता है अजय दुबे साहब मुझे ठीक करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हूँगा तो, कि ये जो एरियाज हैं इसमें बिसेन सर ने भी यही कहा कि यहाँ पे जो हर्बीवोरस हैं, जो भोजन है टाइगर्स का, उसकी संख्या बढ़ाई जाए। और खांडल साहब भी इस बात को कह रहे हैं कि शायद ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि वहाँ जो टाइगर का भोजन है, जो हमने भी अपने ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास किया, उसमें कुछ और बेहतर किया जा सकता है। अजय दुबे साहब, आपकी क्या राय इस पे? और देखिए, एक बड़ी अच्छी चीज निकल के आई कि खांडल साहब ने बताया कि जो वाटर होल है वहां पे जो मवेशी है, गाय भैंस है, वो वहां पर रहते हैं। और बिसेन साहब भी यही कह रहे थे कि प्रे बेस बढ़ाना चाहिए। जी। तो मेरी तो ये जानकारी है ग्राउंड की कि आजकल जो टाइगर है थोड़ा आलसी हो गए हैं और ये गाय भैंस पे ही निर्भर कर रहे हैं। यदि मध्य प्रदेश के या छत्तीसगढ़ के या महाराष्ट्र में भी ये समस्या है, और शायद राजस्थान भी मेरे ख्याल से इसमें अलग तो नहीं है, लेकिन जो टाइगर जो हैं वो टाइगर रिजर्व में जो कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है इंसान और जानवर का, वो इसीलिए हो रहा है कि टाइगर कैटल लिफ्टिंग कर रहे हैं और जो आसपास के इलाके की गाय भैंस है वो उठा रहे हैं। तो यदि टाइगर रिजर्व के अंदर वन विभाग की लापरवाही से आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, यदि पालतू मवेशी आ रहे हैं, तो ये टाइगर्स के लिए तो अच्छा है, उनके लिए तो लॉटरी निकल गई है।
क्योंकि आप यदि हार्बीवोर आप यदि उनको दौड़ के यदि पकड़ना पड़ता था, और उनकी डाइट के लिए तो गाय और भैंस ज्यादा उनको कंफर्टेबल, बहुत आसानी से उनका शिकार हो सकता है, और वो तो उनके लिए 10 दिन का 15 दिन का स्टॉक हो जाता है। तो ये एक मतलब बड़ी एक अच्छा भी कह सकते हैं। टाइगर तो खुश है, टाइगर तो नाराज बिल्कुल नहीं होगा यदि उसको गाय भैंस खाने को ठीक मिल बात रही है, है। ठीक बात है। लेकिन फिर इससे इसके अन्य साइड इफेक्ट्स हैं। इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि वो कैटल का जब वो कॉन्फ्लिक्ट प्रे होगा। करेगा तो फिर वो ह्यूमंस तक भी पहुंच रहा है। ये चीजें हम तेंदुए के उदाहरण में ज्यादातर अब देख रहे हैं राजस्थान के कई जगहों पर। बिसेन साहब, इसके हमारे साथ, वैसे मैं आपको एक और इसमें बीच में अभी मैं ऐड ऑन कर दूं कि हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ इस वक्त। रघुवीर सिंह शेखावत साहब जुड़ गए। आप रिटायर्ड पीसीसीएफ अधिकारी रहे। बहुत स्वागत है शेखावत सिंह। एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हम सबके मन में उठना चाहिए, जो बिसेन साहब ने जिसको अभी उठाया है, कि ये पॉलिटिकल एजेंडा होना चाहिए। ये हमारे मेन जो फोकस हैं, जो प्रायोरिटीज हैं विकसित प्रदेश की, विकसित भारत की, उसका सेंटर पॉइंट ये होना चाहिए कि आसपास का जो नेचर है उसको साथ लेके कैसे चलना, उसका डिस्टर्बेंस हमारी वजह से ना हो ये देखना, और वहाँ जो जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है कि हम संभालेंगे फॉरेस्ट के चीज़ों को, शासन आने के बाद, प्रशासन आने के बाद उसको निभाया जाए। तो ये एक सवाल है। शेखावत साहब, मैं तो बिसेन साहब आऊंगा आपके पास। शेखावत साहब क्योंकि ऐड ऑन हो गए, सर इस पर लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आपकी क्या राय, क्या सजेशन आपका रहेगा, कैसे इसका बेहतर प्रबंधन किया जा सके वाइल्ड लाइफ का, खासतौर पर टाइगर्स का? जी, जैसा आप जानते हैं कि टाइगर जो है हमारा इकोसिस्टम का टॉप मोस्ट स्पीसीज है, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो टॉप मोस्ट बॉडी है कंट्री में, जो यहाँ टाइगर प्रबंधन के बारे में गाइडलाइंस जारी करती है। और जैसा आप जानते हैं कि प्रत्येक टाइगर रिजर्व के लिए एक मैनेजमेंट प्लान, जिसे टाइगर कंजर्वेशन प्लान कहा जाता है, वो तैयार किया जाता है, और वो बड़े ही प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा एनटीसीए के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, जिसमें जो बाघ परियोजना, चाहे वो रामगढ़ विषधारी हो या रणथंभौर हो, चाहे सरिस्का हो, चाहे कोई भी हो, उसमें अभी क्या क्या कमियां हैं, और प्री बेस में क्या कमी है, हैबिटेट प्रोटेक्शन में क्या कमी है, उन सब में इंगित किया जाता है उसमें। और उनमें जो सुधार होने हैं उनके बारे में भी एक रणनीति जो है वो तय की जाती है। तो हमें आवश्यक ये है कि जो हमने टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनाया है बाघ परियोजना के लिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जैसा कि अब हम देखते हैं राजस्थान की जो बाघ परियोजनाएं हैं उनमें जैविक दबाव, जो बायोटिक प्रेशर है, बहुत ज्यादा है। कुछ अंदरूनी गांव है जो अभी हमारे कोर एरिया से रिलोकेट नहीं हो पाए, उनका दबाव है, और उनमें भी जो है आबादी, चाहे पशुओं की हो चाहे मानव आबादी, निरंतर बढ़ रही है, और वो दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वनोपज की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, उनका इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है, और इसलिए रिलोकेशन जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का आइटम है, जिसे हमें ये पूरा करना होगा। जो जो बाघ परियोजनाएं हैं, चाहे सरिस्का हो, चाहे रणथंभौर हो, चाहे इवन विषधारी बूंदी का हो अभ्यारण्य हो, या मुकुंदरा हो, उनमें हमें विस्थापन का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हुए, और उसमें इनवॉयलेट स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। टाइगर की ये अहम आवश्यकता है, बिना इनवॉयलेट स्पेस के कन्फ्रंटेशन बढ़ जाता इसका है। क्या मतलब हुआ सर, एक बार अगर आप थोड़ा सा इसे इलाबोरेट करते? कि जो जो गांव हमें हैं अंदर बाघ परियोजना में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में आए हुए हैं, उनको हम प्राथमिकता से विस्थापित करें और इनवॉयलेट स्पेस अधिक से अधिक बढ़ाएं। तो इनवॉयलेट स्पेस दो तरह से बढ़ेगा। एक तो जो अंदर जो गांव अवस्थित हैं उनका जो है उनका बाहर जाना, विस्थापन होना, ताकि वो उनका जैविक दबाव खत्म हो सके। साथ ही जो हमारे पेरिफेरल विलेजेस हैं उनका भी दबाव हमारे कोर एरियाज पे है। तो हमें ये देखना होगा कि वहां के लोग और वहां के मवेशी का दबाव, वहां वैकल्पिक हम जो है, चाहे वो ईंधन के सोर्सेज हों, चाहे चरागाह के सोर्सेज हों, चाहे वैकल्पिक चारा हो, उपलब्ध करा करके वो वहां के मवेशी और आदमियों को वहां पर रोकें। यदि ये हम करने में सक्षम होते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल रात दिन जो है बाघ परियोजना के आश्रय स्थल में सुधार होगा, और वन्य जीवों, विशेष तौर पर शाकाहारी वन्य जीव हर्बीवोर्स की जब संख्या बढ़ेगी तो ये बहुत ही अच्छा उत्तम आश्रय स्थल बनने लगेगा, और टाइगर्स का ब्रीडिंग अपने आप होने लगेगा। लेकिन हम इन विषयों पे
हम बहुत सीरियसली हम काम नहीं कर पा रहे हैं और काम नहीं वन कर पा रहे हैं। विभाग को यही हाँ, एक सबसे बड़ा वन कंसर्न विभाग यही को हो रहा है। और आवश्यक क्योंकि इन जी, विषयों पे जिशिका साहब, काम मैं वही करें। सोच रहा था कि अभी मुझे लगता है शायद पिछले 20-1 मिनट से हम लोग चारों लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं लगातार, और इस डिस्कशन में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें निकल करके आ गई हैं इस 20-22 मिनट में। तो मैं ये सोच रहा था डॉक्टर धर्मेंद्र खांडल साहब कि इस तरह की भी और इससे भी और ज़्यादा डीप में जाकर के और ज़्यादा रिसर्च बेस्ड डिस्कशंस तो मिनिस्ट्री के अंदर भी होते होंगे, बुलाते होंगे मिनिस्टर साहब अपने अधिकारियों को, उनके साथ कभी हफ्ते 10-15 दिन में महीने भर में चर्चा करते होंगे। आपका अनुभव रहा है ऐसा कि इस तरह की चर्चाएं गंभीरता के साथ होती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन फिर क्यों नहीं हो पाता? मैं ये आपसे ज़रा समझना चाह रहा हूँ आपके एक्सपीरियंस से। देखिए, जो टाइगर का प्रबंधन है जी, वो एक ऐसी मुहिम है जो देश ने पिछले 20 साल में बहुत ही गति से लिया है इसे। मैं 10 साल नहीं, 20 साल 2005-6 के बाद से इसमें बिल्कुल एक बहुत बड़ी गति आई है। बिल्कुल आई है। और आज देश ने लगभग हमारे बाघ जो है पिछले 15 साल में लगभग दुगने कर भी दिए हैं। और टाइगर रिजर्व की संख्या भी हमने बढ़ाई है। तो प्रबंधन एक तरफ तो बढ़ रहा है हमारा जी, परंतु ग्राउंड पे काम करने के लिए जो धन की आवश्यकता है, जिस तरह के रिसोर्सेज हमें डालने मैं वही कह रहा हूँ खांडल साहब, उसका कारण क्या है? अगर इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ ठीक है, तो क्या रिसोर्सेज की कमी है? बिल्कुल रिसोर्सेज की कमी है, और इसमें बहुत सारे जो प्राइवेट व्यवस्था है, जो CSR फंड्स है, इनको हमें शामिल करना पड़ेगा, और सरकार को और ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज्यादा लोगों को शामिल करने का कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के ये ठीक से हो पाएगा। इसको एक जन आंदोलन के रूप में भी देखा जा सकता है, और ना सिर्फ टाइगर प्रोटेक्शन को बल्कि पूरे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को और उसकी प्रति एक समझ डेवलप। हालांकि जिस तरह अभी खांडल साहब बता रहे थे कि बीते 2 दशकों में, बीते 20 सालों में काफ़ी जागरूकता भी आई है, और इनफैक्ट शहरों के लोग भी अपना कंसर्न शो करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू ही करें, तो एक वो जागरूकता ज़रूर आ रही है। लेकिन शहरों तक पहुंची है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में और धरातल पर और भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। 2 मिनट है मेरे पास, मैं कुछ समय बिसेन साहब आप की राय मैं इस पे जानना चाहूँगा। आपके हिसाब से मेजर कारण क्या है इस पूरे लूप जो बना हुआ है, ये लैक जो हो रखा है अभी, इसका कारण क्या है? सॉल्यूशन तो आपने बताया, कारण क्या है इसका? रिसोर्सेज की अभाव बताया खांडल साहब। वन्य जीव जो वहाँ पे कर्मी जो तैनात हैं, सरकारी गार्ड्स हैं या फिर जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग को भी लगता है अब समय के बदलने के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग में भी तब्दीली चाहिए। अजय दुबे साहब, लास्ट वाइंड अप कमेंट आपका, डिस्कशन बहुत इंफॉर्मेटिव ये रहा है, आपका एक वाइंड अप कमेंट इस पर मैं चाहूँगा। अजय दुबे साहब। तो टाइगर रिजर्व के जो विस्थापन की जो समस्या है, उसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ वन विभाग को बैठना पड़ेगा, और विकास के लिए गांव को बाहर यदि आप ले जा रहे हैं, कुछ अच्छी सक्सेसफुल स्टोरीज आप बताइए। और विस्थापन के लिए एक टाइम बाउंड, एक देखिए दबाव से नहीं होगा, लेकिन PCCF वाइल्ड लाइफ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, और आपके जो राजनेता है, जो भी पंचायती संस्था है, उनको आप भागीदारी दीजिए। ठीक है अजय दुबे साहब, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और मुझे लगता है चमन, वही बॉर्डर मूवी का एक डायलॉग है, चमन में खिलखिलाते बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो हमारी मिनिस्ट्रीज़ को, हमारे प्रशासन को, हमारे विभागों को ये गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो जिम्मेदारियां उन पर हैं उसको वो और बखूबी तरीके से निभाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री का आह्वान है, आधुनिकता की ओर अब भारत बढ़ रहा है, आधुनिक टेक्निक्स के साथ फॉरेस्ट की स्टडीज़ की जाए और इन वन्य जीवों को, इन वन्य प्राणियों को संरक्षित रखा जाए। फिलहाल इतना ही। NDTV राजस्थान इस तरह के मुद्दे उठाता ही रहता है, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।